करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान दें और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर हेडिंग पे आप देखें, मान लो कोई बैटरी है, ठीक, इसको हम किसी कंडक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे जिसका रेजिस्टेंस R मान लेते हैं। ठीक है, अब इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है। इस साइड अगर मैं 0 वोल्ट मानूं तो यहां कितना हो गया V, ये V हो गया तो ये भी V, ये 0 तो ये 0। ठीक, अगर यहां कोई चार्ज Q होगा, ठीक, इट विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो यहां चला जाएगा ऐसे, यहां फिर घूम के आएगा बैटरी के पास और यहां चला जाएगा। ठीक, अब इस पॉइंट पे अगर मैं इस चार्ज का एनर्जी पूछूं तो चार्ज का एनर्जी बताएं आप कितना होगा। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल V होगा, उस पॉइंट पे चार्ज Q रखोगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू V होता है। ठीक है, तो बताएं यहां फिर पोटेंशियल 0 तो चार्ज Q जब यहां पे आएगा तो इसका एनर्जी क्या होगा, 0। ठीक, तो अगर इस टर्मिनल पे चार्ज आ गया तो इसका एनर्जी 0। अब देखें, नेगेटिव टर्मिनल से जब पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चार्ज आएगा, ठीक है, बैटरी फोर्स अंदर वर्क करेगा, इसको नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर लाएगा, तो यहां पोटेंशियल V, तो इस चार्ज का यहां पे एनर्जी कितना, यहां एनर्जी हो गया इसका Q इंटू V। ठीक है, तो यहां अगर पोटेंशियल V, तो यहां फिर कितना एनर्जी हो गया इसका, यहां एनर्जी इस चार्ज का हो गया Q इंटू V। ठीक, यहां फिर से पोटेंशियल 0, तो देखें यहां फिर इस चार्ज का फिर से एनर्जी हो गया 0। ठीक, तो जब चार्ज ने मूव किया बैटरी में फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो बैटरी ने इसे एनर्जी दे दी, कितनी एनर्जी दे दी, Q इंटू V। और यही एनर्जी जब इस चार्ज ने मूव किया रेजिस्टेंस में, तो यही एनर्जी इसका कंज्यूम करता है रेजिस्टेंस। सो बैटरी इज बेसिकली सप्लायर ऑफ एनर्जी। किसी एक्सटर्नल सर्किट को जब बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो बैटरी उस सर्किट को क्या सप्लाई करता है, एनर्जी। ठीक है, तो ध्यान से देखें यहां पे फिर एनर्जी सप्लाइड, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी कितना होगा, Q इंटू V। ठीक, ये एनर्जी सप्लाई की बैटरी ने। ठीक है, सो एनर्जी अगर हम इसको लिखें, AC एनर्जी इक्वल टू Q V, दिस द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू द एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, rate with which energy flows. ठीक है, here it is electrical energy, so rate of flow of electric energy is what we call electric power. ठीक है, तो power supplied by the battery, power supplied by the battery, power supplied by the battery। ठीक है, power supplied by battery कैसे लिखेंगे हम, rate of flow of energy, ठीक है, d by dt। अब देखें ध्यान से, दिस इज इक्वल टू, अब अगर बैटरी कांस्टेंट पोटेंशियल हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो फिर भी कांस्टेंट रहेगा, तो dq डिवाइडेड बाय dt। ठीक, अब ध्यान से देखें dq by dt क्या होता है, I। तो पावर के लिए क्या फार्मूला आ गया, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी इज V इंटू I। ठीक, पावर का डेफिनेशन होता है rate with which electric energy flows, so rate of change of electric energy, तो बताएं इसका यूनिट क्या होगा, पावर का SI यूनिट। so SI यूनिट ऑफ पावर इज, SI यूनिट ऑफ पावर बताएं बेटा क्या होगा, SI यूनिट ऑफ पावर जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को ही हम वाट बोलते हैं। ठीक है, सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज व्हाट, वाट। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखें, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू द एक्सटर्नल सर्किट Q इंटू V, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी टू द एक्सटर्नल सर्किट V इंटू I। I इज करंट, ध्यान से देख, अब जो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया था, तो बैटरी ने अगर यहां पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया इस रेजिस्टेंस को V, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो है ये इस एनर्जी को कंज्यूम करता है।
it consumes the energy, it consumes the power. ठीक, now power supplied by the battery and terminology is power consumed by the resistance or energy consumed by the resistance. ठीक है, तो आप बताएं एनर्जी कंज्यूम्ड या पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस, तो जो बैटरी ने सप्लाई किया वही तो ये कंज्यूम करेगी। ठीक, इस पोटेंशियल डिफरेंस से मान लो यहां पे करंट आ गया। ठीक, पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर। ठीक, पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टर कितना हो गया, जो बैटरी ने सप्लाई किया कितना किया, V इंटू आई। ठीक है, तो V इंटू आई, जो पावर बैटरी ने इसको सप्लाई कर दिया, यही रेजिस्टर उस पावर को अब कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब देखें, सो रेजिस्टेंस के लिए पावर क्या लिखा गया, V इंटू आई। अब ओम्स लॉ को आप ओम्स लॉ पता है आपको बेटा, ओम्स लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा जाता है, I इंटू आर। ठीक है, इस V के बदले अगर मैं आई आर लिखूं तो देखें पावर के लिए दूसरा रिलेशन आएगा आई स्क्वायर आर। ठीक है, अब ध्यान से देख, अगर मैं I के बदले लिखूं V बाय आर तो ये बनेगा फिर V स्क्वायर बाय आर। ठीक, सो दीज आर द थ्री रिलेशंस फॉर पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टर। पावर सप्लाइड बाय द बैटरी के लिए एक ही लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इनटू करंट, और पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस के लिए हम लिखेंगे V इंटू आई से भी पावर के लिए डेफिनेशन, आई स्क्वायर आर से भी लिख सकते हैं, V स्क्वायर बाय आर से भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टर। ठीक, अब देखें ध्यान से, अब अगर हम लिखें एनर्जी कंज्यूम्ड और dissipated by resistor। ठीक, बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करेगी रेजिस्टर को, रेजिस्टर तो उस एनर्जी को डिसिपेट कर देगा। डिसिपेट, अगर ये कोई हीटर कॉइल है, सो इट विल डिसिपेट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक, इलेक्ट्रिक बल्ब होगा तो इन द फॉर्म ऑफ लाइट, या फैन, एसी वगैरह, ये सब यही तो रेजिस्टर्स हैं हमारे लिए। So energy consumed or dissipated by resistor। एनर्जी के लिए क्या फॉर्म, पावर क्या होता है, पावर होता है बेटा रेट विद विच एनर्जी चेंज, सो D by dt। और पावर के लिए यहां से एक रिलेशन था I स्क्वायर R। ठीक है, पावर होता I स्क्वायर R और पावर होता रेट विद विच एनर्जी फ्लोज। अब देख ध्यान से, DE क्या हो गया, आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक है बेटा, तो इंटीग्रेट कर बोथ साइड्स, तो एनर्जी हो गई, एनर्जी डिसिपेटेड, जिसको हम हीट भी बोलेंगे, हीट डिसिपेटेड। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, अब ये नोट किया, देखें ध्यान से, एनर्जी डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टर। ठीक है, तो एनर्जी डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टर के लिए फार्मूला आ गया, आर रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी। ठीक, अब अगर हमारा करंट वैरी करता है विद टाइम, तब एनर्जी निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सपोज वी विल अज्यूम दैट करंट इज कांस्टेंट, कंडक्टर में या रेजिस्टर में जो करंट फ्लो हो, अगर हम उसे कांस्टेंट मान लें, तब बताएं एनर्जी क्या होगा। एनर्जी के लिए लिखेंगे हम आर, आई स्क्वायर भी फिर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी तो टी हो गया। ठीक है, सो ये हो गया आई स्क्वायर आर टी। ठीक, सो हीट एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला। ठीक है, इसी को हम बोलते थे जूल ऑफ हीटिंग भी। ठीक है, तो देखें ये एनर्जी जो डिसिपेट करती है रेजिस्टेंस ने, तो इसके लिए फॉर्मूला आ गया आई स्क्वायर आर टी, तब जब करंट को हमने कांस्टेंट मान लिया। ठीक, गुड। अब देख बेटा, सपोज कोई रेजिस्टर 2 ओम का, इसमें करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर्स। ठीक, हमने आपसे पूछा हीट डिसिपेटेड by 2 ohm resistor, heat dissipated by 2 ohm resistor in 2 seconds,
ठीक है, तो क्वेश्चंस को देखें, कांस्टेंट करंट है तो क्या लिखोगे, हीट के लिए क्या लिखोगे आप फॉर्मूला, तो हीट के लिए लिखोगे आप फॉर्मूला I स्क्वायर आर टी। जब करंट कांस्टेंट होगी तो करंट कितना दिया है 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, आर कितना है 2 टाइम कितना है 2, ठीक है, तो कितना हो गया ये 16 यूनिट क्या है जूल, ठीक है, शाबाश, हो गया, गुड। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर हमारे रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम 2t, रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम, ठीक, तो आपसे पूछा फाइंड हीट डिसिपेटेड, फाइंड हीट डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर इन 2 seconds, फाइंड हीट डिसिपेटेड इन दिस रेजिस्टेंस इन 2 seconds, ठीक है। अब देखिए यहां करंट इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो I स्क्वायर आर टी डायरेक्ट नहीं करोगे, इसके लिए हीट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, हीट एनर्जी के लिए फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर आर डी टी, ठीक, तो ध्यान दे I कितना है 2t, तो इंटीग्रेशन 2t, I के बदले 2t लिख दो 4t स्क्वायर इंटू r कितना है 2 फिर dt, ठीक है, और कितने सेकंड्स में 2 सेकंड्स में, तो लिमिट 0 to 2, 8 बाहर आया इंटीग्रेशन से, सो इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt 0 to 2 seconds, ठीक है, तो इंटीग्रेशन t स्क्वायर का कर तो कितना हो गया t क्यूब डिवाइडेड बाई 3, फिर लिमिट्स पुट कर 0 to 2, ठीक, तो ये बनेगा t के बदले 2 अपर लिमिट लिखेंगे 2 क्यूब 8 हो गया, 8 into 8 हो गया 64/3, तो आंसर इज 64/3 जूल्स, ठीक है, शाबाश। ऐसे हम सिंपली हीट के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। देखें बेटा, एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए। मान लो ये रेजिस्टेंस 3 ओम और इस रेजिस्टेंस को हम मान लें 6 ओम, ठीक है, यहां करंट आ गया 9 एम्पियर्स और ये 9 एम्पियर करंट यहां वापस, तो आपसे पूछा फाइंड हीट डिसिपेटेड, फाइंड हीट डिसिपेटेड बाय 3 ohm resistor in 2 seconds, कांस्टेंट करंट है, 3 ohm resistor में हीट डिसिपेशन पूछा, ठीक है। अब करंट टोटल 9 एम्पियर है, करंट इसमें और इसमें डिवाइड होगी, करंट को पहले डिवाइड करें फिर फॉर्मूला लिखें I स्क्वायर आर टी हीट के लिए, ठीक है, तो माने इसमें करंट I1 और यहां मान लो करंट I2, करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो बताएं यहां क्या लिखेंगे हम, I1 is to I2 इक्वल टू 1/3 is to 1/6, ठीक है, सो I1 is to I2, रेशियो को सेट करें, एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई करें, यहां 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 2 is to 1, ठीक, तो टोटल पार्ट्स 2 is to 1 रेशियो में करंट बढ़ेगा, टोटल पार्ट्स 3 होंगे, तो I1 होगा 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 ऑफ टोटल कितना है 9 एम्पियर्स, I2 1/3 ऑफ टोटल 9 एम्पियर्स, ठीक है, तो ये हो गया 6 एम्पियर और ये हो गया 3 एम्पियर, यानी I1 आ गया 6 एम्पियर। जब करंट आया तो फिर आप लिख सकते हो हीट इन 3 ohm रेजिस्टेंस, फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें करंट हमने I1 माना था, I1 स्क्वायर, ठीक है, रेजिस्टेंस इनटू T, तो देखें ध्यान से, करंट कितना 6 यानी 36 हो गया, इनटू रेजिस्टेंस कितना 3, इनटू टाइम कितना दिया है 2 सेकंड्स, ठीक है, तो देखें आंसर आ गया, गुड। क्या किया हमने, यहां करंट को पहले डिवाइड किया, ठीक। अब देखें फिर से, मान लो आपको दिया गया एक 2 ohm रेजिस्टेंस और यहां पे आपको दिया गया 4 ohm रेजिस्टेंस, ठीक, और करंट
अब मैंने I मान ली और क्वेश्चन में कहा आपसे इफ हीट dissipated by 4 ohm resistor, if heat dissipated by 4 ohm resistor in T naught time is 10 joules. 10 joules. Find heat dissipated by 2 ohm resistor in same time T naught. ठीक है, तो क्या पूछा आपसे, दो रेजिस्टर्स लिए 2 ओम 4 ओम, ठीक है, करंट माना गया है टोटल आई करंट फ्लो हो जाएगी इनमें से। तो क्वेश्चन में आपको दिया हीट डिसिपेटेड बाय 4 ओम रेजिस्टर इन टी नॉट टाइम इज 10 जूल, सो व्हाट विल बी द हीट डिसिपेटेड बाय दिस 2 ओम रेजिस्टेंस इन द सेम टाइम। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको, देखें ध्यान से। ये करंट I1 और ये करंट I2, ऑलरेडी मैंने आपको टेक्निक दी हुई है, जब एक रेजिस्टेंस दूसरे का डबल होगा वहां करंट 3 पार्ट्स में बढ़ती है, डिवाइड होती है। ठीक है, जो छोटा रेजिस्टेंस होता है उसमें 2/3 आप टोटल जाता है, और जो बड़ा रेजिस्टेंस होता है यानी इसका डबल, उसमें 1/3 आप टोटल जाता है। ठीक है, तो इसमें जाएगा 2/3 आप टोटल कितना है I, इसमें कितना 1/3 आप टोटल कितना I। ठीक, गुड। तो देखें आप फार्मूला लगा के यहां मुझे बताएं, हीट डिसिपेटेड इन 4 ओम रेजिस्टेंस कैसे लिखोगे आप, करंट स्क्वायर यानी I स्क्वायर बाय 9 देन रेजिस्टेंस R इनटू टाइम, रेजिस्टेंस यहां दिया है आपका 4 ओम, ठीक है, इनटू टाइम T नॉट। गुड, तो दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन 10 joules, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब इसमें आपने निकालना, देखें हीट डिसिपेटेड बाय 2 ओम रेजिस्टर इन द सेम टाइम, वो निकालना है आपने। तो देखें अब हीट डिसिपेटेड, हीट इन 2 ओम, ठीक, कैसे लिखोगे, इसमें करंट का स्क्वायर तो 4, देखें 2/3 स्क्वायर तो 4/9 I स्क्वायर, ठीक, ये हो गया करंट का स्क्वायर इंटू R, रेजिस्टेंस 2 है इंटू टाइम T नॉट है। गुड, तो देख ध्यान से, यहां I स्क्वायर बाई 9 इंटू 4 इंटू T नॉट 10 जूल दिया है, I स्क्वायर 4 यहां भी, 9 यहां भी, T नॉट यहां भी, देख मैच कर, I स्क्वायर 9 4 T नॉट, I स्क्वायर 9 भी है 4 भी है और T नॉट भी है। ठीक है, तो इस फैक्टर के बदले ध्यान से देखें, इस फैक्टर के बदले ये जो फैक्टर है इसके बदले हम कितना लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, सो 10 इंटू 2 20 joules। ठीक, गुड। अब कितना भी बड़ा सर्किट दे दें, ठीक, फिर किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में अगर उसने आपसे हीट पूछा तो उस रेजिस्टेंस में देखें कितना करंट फ्लो होगा, तो फार्मूला पुट करके आंसर निकाल लें। ठीक है, गुड। अच्छा, तो रेजिस्टेंस में क्या पढ़ा अभी हमने भाई, रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेशन के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था V इंटू आई, और एक पढ़ा हमने V स्क्वायर बाय R, और एक है इसके लिए I स्क्वायर R। ठीक, तो जब रेजिस्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर सेम होगा तो इस फार्मूला से काम चला लेंगे अपना, और अगर हर एक रेजिस्टेंस में करंट सेम रहेगा तो फिर इस फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, आईटी का एक क्वेश्चन देखें, आईटी में पूछा था, क्वेश्चंस देखने क्या पूछा था, ये रेजिस्टेंस ऐसे दिए थे, और यहां भी एक रेजिस्टेंस दिया था ऐसे, और इसको कनेक्ट किया था
V वोल्ट बैटरी के साथ, ये V वोल्ट की बैटरी, ये 1 ओम रेजिस्टेंस, ये 1 ओम रेजिस्टेंस, ये 1 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम, हर एक रेजिस्टेंस 1 ओम 1 ओम। ठीक है। इसके बाद दिया था एक और सर्किट ऐसे, ये रेजिस्टेंस 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम एंड 1 ओम। ठीक। और यहां फिर बैटरी कनेक्ट की थी और बैटरी V वोल्ट की कनेक्ट की थी। ठीक है। एक और सर्किट बना था, यहां एक और रेजिस्टेंस था। ठीक है। ये यहां V वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी। ठीक। ये 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम और ये भी 1 ओम। अब इन तीन केसेस में पूछा था कि पावर डिसिपेशन कहां पे ज्यादा होगा, किस सर्किट में पावर का डिसिपेशन ज्यादा होगा। ये भी V दिया था और ये भी V। तीनों सर्किट्स में देखें और पावर डिसिपेशन किस केस में ज्यादा होगा। ठीक है। तो ऑप्शंस में दिया था, फर्स्ट ऑप्शन P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, सेकेंड ऑप्शन P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, थर्ड ऑप्शन P2 greater than P1 greater than P3, fourth options P2 greater than P3 greater than P1। ठीक है। यानी किस केस में पावर का डिसिपेशन मैक्सिमम होगा, दैट यू हैव टू, इट वाज आस्क्ड बाय इन द क्वेश्चंस। ठीक है। तीनों केसेस को देखें। अगर आपका V अप्लाइड वोल्टेज तीनों केसेस में सेम, तो फिर पावर के लिए कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे, दिस P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। अगर V तीनों केसेस में सेम, तो देन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जिस केस में बेटा आपका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा इन तीनों में से, वहां पावर का डिसिपेशन ज्यादा होगा। तो आपने चेक करना है कि इन तीनों केसेस में कहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, ठीक वहां पावर डिसिपेशन ज्यादा होगा। इस सर्किट को अगर ध्यान से देखोगे, जब करंट यहां से बैटरी से निकलेगी वापस आएगी बैटरी के पास, तो करंट यहां पहुंच के इन दो ब्रांच में डिवाइड होगा और इन दो ब्रांच से होके आएगा। ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज, देखिए जिन दो ब्रांच से करंट आई उनका रेशियो देखें और जिनसे करंट निकला उनका रेशियो देखें, सेम है। तो बीच वाला हम हटा देंगे रेजिस्टेंस, बीच वाला हटा तो देखें ये दो आएंगे सीरीज में, 1 + 1 2 होता है, 1 + 1 2, 2 और 2 पैरेलल में, तो नेट 1। पहले इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस 1 ओम आ गया। ठीक। अब दूसरे का देखें, ये 1 और 1 सीरीज में, 1 + 1 2, ये 1 और 1 भी सीरीज में, फिर ये और ये पैरेलल में। देखें 1 + 1 2 हो गए, ये 2 है, 2 और 2 पैरेलल में तो नेट 1, वो 1 इस 1 के साथ फिर पैरेलल में, तो नेट हो गया 1/2। ठीक। तो सेकंड केस में रेजिस्टेंस 1/2 ओम आ गया। ठीक है। अब थर्ड केस में देखें, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 2 पैरेलल, तो 1, फिर 1 + 1 2। तो इस केस में देखें, तीसरे केस में तो रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी तो आती है ना, तो नेट रेजिस्टेंस इसमें देखें ये हो गया 2 ओम। ठीक। तो जिस केस में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी वहां पावर सबसे कम होगा। तो यहां देख सबसे ज्यादा, तो P3 का पावर सबसे कम, फिर यहां ज्यादा तो P1 P3 सबसे कम। ठीक है। और सबसे कम रेजिस्टेंस तो ये वाला केस है, तो इसका पावर सबसे ज्यादा होगा और P3 का सबसे कम होगा। देखें P2 का पावर सबसे ज्यादा और P3 का सबसे कम, और P1 का इन दो के बीच ही लाई करेगा पावर कंजप्शन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, सिंपल क्वेश्चंस। ठीक। चलें आप एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इस पे, हीट पे, गुड इलस्ट्रेशन। ठीक। मान लो आपको कहा गया कि एक कॉइल है हमारे पास, इस कॉइल का रेजिस्टेंस R1, जब V सोर्स के साथ हम कनेक्ट करेंगे, इट प्रोड्यूसेस हीट
हीट H इन टाइम T1। T1 टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस किया इसने? H हीट प्रोड्यूस किया। फिर एक और कॉइल है हमारे पास, सेम सोर्स के साथ अगर उस कॉइल को हम कनेक्ट करें अलोन, उस कॉइल का रेजिस्टेंस मान लो R2, ये कॉइल हीट H यानी जितना हीट इसने प्रोड्यूस किया T1 टाइम में जब V सोर्स के साथ कनेक्ट किया, ये कॉइल जिसका रेजिस्टेंस R2 अगर सेम सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये हीट H प्रोड्यूस करता है इन टाइम T2। ठीक है, यानी अलग से जब हमने ये कॉइल जिसका रेजिस्टेंस R1 कनेक्ट किया सोर्स के साथ, तो इसने हीट प्रोड्यूस किया H टाइम T1 में। फिर जब ये सोर्स हमने ये कॉइल किया इस सेम सोर्स के साथ कनेक्ट, तो इसने हीट H प्रोड्यूस किया इन टाइम T2। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि अगर इन दोनों कॉइल्स को हम कनेक्ट करें सीरीज में सेम सोर्स के साथ, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट कितने टाइम में प्रोड्यूस करेंगे? और अगर इन्हीं सेम कॉइल्स को हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल में सेम सोर्स के साथ, तब कितना हीट प्रोड्यूस हो जाएगा? ठीक है, तो पहले देख लेते हैं सीरीज में अगर हम इनको कनेक्ट करेंगे। माने ये दोनों कॉइल्स अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें ऐसे सेम सोर्स के साथ, तब सेम हीट H कितने टाइम में प्रोड्यूस करेंगे, ये निकालना हमने। ठीक है, शाबाश। अब देखें ध्यान से, यहां हीट के लिए क्या फॉर्मूला लिखिए हम? H लिखा जाएगा V² डिवाइडेड बाय R1 T1। ठीक है, ये हीट V² डिवाइडेड बाय R2 T2। ठीक, तो यहां अगर हम देखें R1 R2 का वैल्यू हम लिख सकते हैं। फिर अब देखें ध्यान से, सीरीज में हम नेट रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं? सीरीज में नेट रेजिस्टेंस लिखा जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, सीरीज में। अब यहां हीट के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम? अप्लाइड सोर्स ऑफ वोल्टेज कितना? V² डिवाइडेड बाय R के बदले यहां R1 प्लस R2। ठीक है, और ये हीट मान लें हम Ts टाइम में सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेंगे ये दोनों रेजिस्टर जब इनको हम कनेक्ट करेंगे सीरीज में। ठीक है, तो यहां R1 और R2, R1 का वैल्यू यहां से लिखें, R1 इक्वल टू V² बाय H T1, R2 V² बाय H T2। ठीक है, पुट करें यहां पे तो देखें H V² डिवाइडेड बाय R1 के बदले वैल्यू लिखेंगे तो V² T1 बाय H प्लस V² T2 बाय H, R2 का वैल्यू। ठीक है, तो H क्यों लिखा यहां भी हमने? क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब देखें ध्यान से, H कॉमन ले लें, V² कॉमन ले लें, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, यहां ऑलरेडी Ts भी था मल्टीप्लाई में, तो सॉल्व कर देख Ts आ जाएगा आपका T1 प्लस T2। ठीक है, नोट करें इस पॉइंट को। यानी क्वेश्चन वो ऐसे पूछता है और पूछा भी है आपके एग्जाम्स में। अगर कोई कॉइल है, वो कॉइल हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू बॉइल ए बकेट ऑफ वाटर। द कॉइल टेक्स 10 मिनट्स। Another coil having resistance, suppose something, boils the same bucket of water in 15 minutes. If the two coils are now connected in series, how much time they will take to boil the same bucket of water? ठीक है, तब आप करोगे T1 plus T2, 10 plus 15 यानी 25 मिनट। ठीक है, अब अगर इन्हीं दो कॉइल्स को हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, इन दो कॉइल्स को हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट कितने टाइम में प्रोड्यूस करेंगे? ठीक है, ये R1, ये R2। ठीक, V सोर्स के साथ कनेक्ट किए। ठीक, अब हमसे पूछा गया बताएं सेम अमाउंट ऑफ हीट H कितने टाइम में प्रोड्यूस करेंगे?
जब दोनों को कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। अकेले R1 को जब यूज किया तो T1 टाइम लगा था, R2 को यूज किया तो T2 टाइम लगा। ठीक, दोनों को पैरेलल में लगाया तो सेम अमाउंट ऑफ हीट कितने टाइम में प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब बताएं पैरेलल में 1 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, पैरेलल के केस में दिस इज 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2। ठीक, तो यहां अगर हीट के लिए आप फार्मूला लिखोगे तो V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट पैरेलल में इनटू टाइम TP मान लो। ठीक है, अब TP लिखना है हमने इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। तो देखिए हम पे H इक्वल टू V स्क्वायर TP और ये 1 बाय R1 1 बाय RP के बदले आप लिखें 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, यानी क्या क्या आपने V स्क्वायर TP लिखा, ये तो डिवाइड में है ना, 1 बाय RP के बदले ये पुट कर दिया हमने वैल्यू। ठीक, अब R1 और R2 का वैल्यू यहां से पुट कर R1 और R2 का वैल्यू देखें तो H विल बी इक्वल टू V स्क्वायर TP देन R1 का वैल्यू यहां देख, R1 आ जाएगा V स्क्वायर T1 बाय H। ठीक है, तो यहां 1 बाय R1 है, R1 का वैल्यू जब यहां से हमने निकाला V स्क्वायर T1 V स्क्वायर T1 बाय H जो है वो ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली R2 का H डिवाइडेड बाय V स्क्वायर T2। ठीक, ये पुट कर दिया हमने वैल्यू। ठीक है, अब H कॉमन लेके यहां कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो यहां बचा 1 इक्वल टू TP, अंदर बचा 1 डिवाइडेड बाय T1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय T2। ठीक है, देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया T1 प्लस T2 डिवाइड बाय T1 T2। ठीक, तो शिफ्ट करें इधर तो इस केस में TP का वैल्यू आ गया T1 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। ठीक, ये कर लोगे आप। ठीक है, क्वेश्चन सुने, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया an electric kettle has 2 coils having resistance R1 and R2. One coil alone takes T1 time to prepare a cup of tea. Another coil alone takes T2 time to prepare the same cup of tea. If the two coils are connected in series, then how much time they will take to prepare the same cup of tea? तब लिखोगे आप T1 plus T2. ठीक, if the two coils are connected in parallel, then how much time they will take to prepare same cup of tea? तब लिखोगे आप ये T1 T2 T1 plus T2. ठीक है, शाबाश, कॉपी कर लें इसको। अब देखें नया टॉपिक देख लेते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक, देखें इस थ्योरम का क्या मतलब, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर सर्किट हमने कनेक्ट किया बैटरी के साथ और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लें आर। ठीक है, तो इसका ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस भी मान लेते हैं। ठीक, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का मतलब यह है कि किन कंडीशंस में हमारी ये बैटरी मैक्सिमम पावर सप्लाई करेगी एक्सटर्नल सर्किट को। What will be the conditions for which the battery will supply, it will transfer maximum power to the external circuit. ठीक है, अब अगर हमें एक बैटरी दी गई और कहा गया कि निकालें आप इससे मैक्सिमम पावर, हम बैटरी का तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी इसका ईएमएफ तो हम चेंज नहीं कर सकते, फिर एक्सटर्नल सर्किट जो है उसका रेजिस्टेंस
का वैल्यू क्या लगाएं हम ताकि हमें बैटरी मैक्सिमम पावर दे, वो हमने देखना है। ठीक है, अब देखें ध्यान से, मान लो करंट आई करंट निकला यहां से सर्किट में। ठीक, तो बताएं मैक्सिमम पावर डिसिपेशन क्या होगा, फॉर्मूला I स्क्वायर R। ठीक, जो यहां बैटरी सप्लाई पावर करेगी वही पावर डिसिपेट करेगी रेजिस्टेंस। ठीक, तो पावर के लिए फॉर्मूला I स्क्वायर R। अब पावर के लिए I स्क्वायर R, तो करंट क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो R प्लस R। पुट कर तो देख पावर के लिए फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर R डिवाइडेड बाय R प्लस R होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये पावर के लिए फॉर्मूला आ गया। अब ये पावर कब मैक्सिमम होगा, दैट यू हैव टू सी। चेंज हम करेंगे यहां रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लगाने के बाद हम देखेंगे किस कंडीशन में पावर का वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, तो अगर किसी फंक्शन का मैक्सिमम देखना होता, ठीक है, यहां पावर का हमें मैक्सिमम चाहिए, फॉर पावर टू बी मैक्सिमम, so this dp divided by dr has to be 0. This is the condition how mathematically we condition for determining the maxima or minima. अब यहां r का वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, बैटरी जो लगी हुई है किन कंडीशंस में ये मैक्सिमम पावर सप्लाई करेगी हमारे एक्सटर्नल सर्किट को। ठीक, तो हमारे हाथ में क्या है, एक्सटर्नल सर्किट जो है उसका रेजिस्टेंस चेंज करना। ठीक, तो वेरिएबल यहाँ R हुआ। ठीक है, तो पावर हमें मैक्सिमम चाहिए, तो देखें चेंज इन पावर विद दिस R, दिस मस्ट बी 0 फॉर मैक्सिमम। ठीक है, अब देखें पावर का वैल्यू वहां से पुट करें, सो दिस इज D बाई dr। पावर कितना है, V स्क्वायर R डिवाइडेड बाई R प्लस R होल स्क्वायर। ठीक, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद पुट कर 0। V तो कांस्टेंट है, सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, दिस इंप्लाइज दैट D डिवाइडेड बाय dr ऑफ R डिवाइडेड बाय R प्लस R होल स्क्वायर एंड पुट दिस इक्वल टू 0। ठीक है, V स्क्वायर कॉमन लेके इधर ट्रांसफर करके 0 हो गया। ठीक है, अब u बाई v रूल अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशंस के लिए, तो डिफरेंशिएशंस करना तो आना चाहिए, तो दिस r प्लस R होल स्क्वायर, ऐसे ही डिफरेंशिएशन r का विद रिस्पेक्ट r 1 हो गया, फिर माइनस r ऐसे ही रखें, तो डिफरेंशिएशन ऑफ r प्लस R होल स्क्वायर, तो पावर से मल्टीप्लाई r प्लस R। ठीक, तो फिर इस r का डिफरेंशिएशन, ये r तो कांस्टेंट है, इस r का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो इनटू 1 होल डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर होता था उसका हम स्क्वायर लेते हैं, ऑलरेडी स्क्वायर है तो रेज पावर 4 हो जाएगा, पुट दिस इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां सॉल्व करने के बाद देख ये 0 हो गया, तो r प्लस R होल स्क्वायर, यहां r प्लस R कॉमन लेके शिफ्ट करेंगे इधर तो 0 हो गया, तो ये बनेगा r प्लस स्मॉल r माइनस 2 कैपिटल R, यानी दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। इस रिलेशन को देखें, यहां सॉल्व करने के बाद कैपिटल R किसके बराबर आ गया, स्मॉल r के बराबर। ठीक है, अब कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो क्या कंडीशन होगी फॉर पावर टू बी मैक्सिमा, the battery will supply maximum power to the external circuit if the resistance of the external circuit is equal to the internal resistance of this cell or battery. उस कंडीशन में बैटरी ट्रांसफर करेगी एक्सटर्नल सर्किट को मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट ही यही है, द बैटरी विल ट्रांसफर और सप्लाई मैक्सिमम पावर टू द एक्सटर्नल सर्किट इफ द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट is equal to the internal resistance of the cell। ठीक है, तब ये बेटा सप्लाई करती है मैक्सिमम पावर। ठीक, अब मैक्सिमम पावर कैसे निकालें हम, P मैक्सिमम। ठीक, तो यहां से देख V स्क्वायर R डिवाइड बाय R प्लस स्मॉल r, या तो कैपिटल R के बदले स्मॉल r लिखें या स्मॉल r के बदले ही कैपिटल R लिखें। ठीक है, तो स्मॉल r के बदले कैपिटल R लिखोगे तो क्या बनेगा, V स्क्वायर R
डिवाइडेड बाय R प्लस R 2R यानी 4R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक R कैंसिल, तो V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4R। ठीक, सो दिस इज वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर। ठीक, तो कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, तो यहां अगर छोटा r भी लिख दिया वो भी सही है। ठीक है, अब देखें क्या पढ़ा हमने, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगा, जब एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बराबर हो जाए। ठीक, चलिए अब एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं इस पे। ठीक है, मान लो ये 1 ओम रेजिस्टेंस, 12 ओम रेजिस्टेंस, ये मान x, यहां एक सेल लेते हैं। ठीक है, सेल 10 वोल्ट और साथ में दिया है यहां पे 4 ओम। ठीक, 10 वोल्ट 4 ओम, ये मान लो ये 1 ओम रेजिस्टेंस। आपसे क्वेश्चन में कहा गया फाइंड वैल्यू ऑफ x for which power in the circuit is maximum। ठीक है, तो आपने x का वैल्यू निकालना है for which power in the circuit is maximum, that means a battery will supply maximum power to the circuit। ठीक है, तो क्या कंडीशन है उसके लिए, एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ये यहां दिखाया नहीं है, लिखा हुआ है 10 वोल्ट बैटरी है, 4 ओम साथ में दिया है, यानी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है। ये भी तरीका होता है लिखने का। ठीक है, ध्यान से देख, तो ये पूरा कितना आना चाहिए बेटा, 4 ओम आना चाहिए। अब इसका जो नेट आएगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, सम होगा इसके साथ, तो ये 1 ओम है, तो यानी ये इन दो का नेट जो है वो 3 आना चाहिए। 3 + 1 फिर 4 हो गया, उस केस में फिर पावर होगा मैक्सिमम। ठीक है, यानी इन दो का नेट ये पैरेलल में है। सॉल्यूशन देखें इसका, ये तो पैरेलल में है, 12x डिवाइडेड बाय 12 प्लस x प्रोडक्ट बाय सम। ठीक, ये कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। फिर इसके साथ ऐड कर दोगे तो 4 बनेगा, और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के बराबर हो गया तब पावर मैक्सिमम होगा। ठीक है, पुट दिस इक्वल टू व्हाट, 3। ठीक, अब सॉल्व कर यहां से, तो 12x इज इक्वल टू 36 प्लस 3x। ठीक, यहां शिफ्ट कर तो 9x इक्वल टू 36, सो x इज इक्वल टू यस 36 डिवाइडेड बाय 9, सो दैट इज 4 ओम। तो x का वैल्यू 4 ओम होना चाहिए। ठीक है, तो देखें 12 और 4 जब पैरेलल में होंगे, 12 into 4 divided by 12 plus 4 यानी 16, so 4 1s are 4 4s are 4 3s are। ठीक, तो जब इसका नेट 3 होगा, 3 + 1 4 हुआ, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, उस केस में पावर होगा मैक्सिमम। ठीक है, गुड, नोट कर। So let me discuss now electric bulb। इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, मान लो ये कोई बल्ब है, इसकी रेटिंग दी है 220 वोल्ट और 100 वाट। ठीक, 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब आपको यहाँ इंडिया में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ हमारी जो हाउस होल्ड सप्लाई होती है बेटा, दैट इज 220 वोल्ट। किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाओगे, फॉर एग्जांपल अगर हम यूएसए में देखेंगे, वहां जो हाउस होल्ड सप्लाई होती है वो 110 वोल्ट की होती है। तो जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं, ठीक, वो काम करते हैं 220 वोल्ट पे। ठीक है, तो ये बल्ब पे 220 वोल्ट 100 वाट का क्या मतलब, जब इस बल्ब को कनेक्ट करोगे 220 वोल्ट सप्लाई के साथ, सो इट विल गिव यू द पावर ऑफ 100 वाट। बट 220 से अगर आपने कम दे दिया तो तब उस केस में ये 100 वाट नहीं देगा। 100 वाट तब देगा जब आप इस बल्ब को 220 वोल्ट की सप्लाई दोगे। ठीक, इन केस आपने 220 से ज्यादा दे दिया, अगर इस बल्ब को 220 से ज्यादा सप्लाई दोगे तो इट विल गेट फ्यूज्ड, उस केस में ये फ्यूज हो जाएगा। तो दिस इज मैक्सिमम बियरेबल वोल्टेज, इतना ये बियर कर सकता है, और इस वोल्टेज पे ये 100 वाट देगा। ठीक, अब हमने पावर के लिए रिलेशन पढ़ा था, P = V² / R। यहां देख रेजिस्टेंस R =
V स्क्वायर बाई पी। अब अगर बल्ब के लिए आप वोल्टेज चेंज करोगे तो क्या चेंज होगा, इसका पावर चेंज होगा। ठीक, रेजिस्टेंस वो फैक्टर है जो कांस्टेंट है, इसके लिए रेजिस्टेंस इसका चेंज नहीं होगा। आप चेंज करोगे बल्ब का वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज इसके लिए चेंज करोगे तो इसका पावर कंजप्शन चेंज हो जाएगा, न कि इसका रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट फैक्टर। ठीक है, अब अगर आपको हम कहें कि मान लो आपके पास कोई बल्ब, इस बल्ब को कनेक्ट किया हमने 220 सोर्स के साथ, 220 वोल्ट। ठीक, 220 वोल्ट पे जब आपने वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज 220 दी तो इसका पावर 100 वाट मान लें। सिमिलर इस बल्ब को अगर आप 110 सोर्स के साथ कनेक्ट करोगे, 110 वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है, तब पावर कंजप्शन इसका क्या होगा, इस केस में बताएं आप पावर कितना होगा। ठीक, जब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जब बल्ब को हमने 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया तो इसने कितना पावर दे दिया, 100 वाट। सिमिलर बल्ब को, बल्ब सेम बल्ब, इस सिमिलर बल्ब को हमने जब कनेक्ट किया 110 वोल्ट के साथ तो पावर कितना होगा वो आपने देखना है। ठीक है, तो दोनों केसेस में देखें, 220 वोल्ट के साथ लगा दें इसको या 110 वोल्ट के साथ लगा दें, रेजिस्टेंस इसका कांस्टेंट रहना, रेजिस्टेंस फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो वोल्टेज आपने चेंज कर दी तो इसका पावर चेंज होगा। तो इस केस में देखें यहां रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, इस फार्मूला से रेजिस्टेंस V स्क्वायर बाई पी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इक्वेट करोगे, रेजिस्टेंस कांस्टेंट फैक्टर है, जो यहां रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा इस केस में भी वही होगा। तो इस केस में रेजिस्टेंस आप कैसे लिखेंगे, V स्क्वायर बाई पी, तो वोल्टेज कितना 220, तो देखें 220 स्क्वायर बाई पी, पावर कितना 100, सो दिस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां भी रेजिस्टेंस सेम रहनी है, तो यहां रेजिस्टेंस के लिए लिखोगे आप 110 स्क्वायर, और इस केस में पावर मान लो कितना दिया, पी डैश। ठीक है, तो ध्यान से देख, यहां पी डैश का वैल्यू कैसे लिखे हम, पी डैश इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 220 स्क्वायर इनटू 100। ठीक है, सो दिस इज 1/4 इनटू 100, सो दिस इज 25 वाट। ठीक, तो जब बल्ब को हमने 220 के साथ कनेक्ट किया तो इसने 100 वाट पावर दिया। अगर सेम बल्ब को हम 110 वोल्ट के साथ कनेक्ट करें तो कितना पावर दिया, 25 वाट का बल्ब। ठीक है, वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज कम करोगे तो पावर कंजप्शन बल्ब का कम होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके नीट वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, इन पे थोड़ा ध्यान दें। नेक्स्ट, अगर हम आप उल्टा करें, अगर आपके पास कोई बल्ब है, सपोज ये बल्ब आपने 110 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है, 110, और ये बल्ब जो है दिस इज 110 वोल्ट 100 वाट, ये इसकी रेटिंग है 110 वोल्ट 100 वाट। 110 आपने दे दिया तो ये 100 वाट देगा। इस बल्ब को अगर हम सिमिलर बल्ब को कनेक्ट करेंगे 220 वोल्टेज सप्लाई के साथ, देखिए 220 वोल्टेज सप्लाई के साथ बल्ब की रेटिंग क्या है, 110 वोल्ट 100 वाट, ये इसकी रेटिंग है, यानी इस केस में भी ये पावर 100 वाट नहीं देगा। बताएं यहां 110 वोल्ट दिया तो ये 100 वाट अगर पावर दे रहा है इस केस में, ठीक, तो अब जब आपने इसको 220 दे दिया तो कितना पावर देगा, तो ध्यान देख, इसका रेटेड वोल्टेज 110 वोल्ट है, 110 वोल्ट से अगर ज्यादा दोगे तो ये फिर फ्यूज हो जाएगा। यहां आपने 110 से ज्यादा दिया तो इसका पावर बढ़ जाएगा, नहीं, इट विल गेट फ्यूज्ड। ठीक, चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा इस केस में। ठीक है, शाबाश। अब माने आपके पास बेटा 3 बल्ब हैं, ये बल्ब एक, दूसरा बल्ब, ये 3 बल्ब हैं आपके पास। ठीक, ये बल्ब मान लें आप 220 वोल्ट 100 वाट का है, दूसरा बल्ब है आपका 220 वोल्ट 60 वाट, थर्ड बल्ब आपका 220 वोल्ट 40 वाट। ठीक, यानी तीनों इंडियन बल्ब्स मान लें आप।
हमारी कंट्री के, क्योंकि हमें हमारी हाउस होल्ड सप्लाई कितनी होती है 220 वोल्ट, ठीक है। आराम से यहाँ ये 3 बल्ब चल जाएंगे। इसमें देख 220 वोल्ट 100 वाट, ये 60 वाट और ये 40 वाट, ठीक। सो दिस इज लो वाटेज बल्ब। अब अगर आपको कहा गया इन तीनों बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट करें, जब इन 3 बल्ब्स को हम सीरीज में कनेक्ट करें, ये एक बल्ब, दूसरा बल्ब, फिर तीसरा बल्ब किया कनेक्ट हमने सीरीज में, ठीक। ये 220 वोल्ट 100 वाट था, दूसरा 220 वोल्ट 60 वाट, ये 220 वोल्ट 40 वाट, ठीक। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद आपसे पूछा किस बल्ब का पावर कंजप्शन ज्यादा होगा, ठीक है। चलो इसको मान लेते हैं बल्ब फर्स्ट, इसको बल्ब सेकंड मान लेते हैं, ये बल्ब थर्ड, ये पहला फर्स्ट बल्ब, सेकंड और ये तीसरा। इन 3 बल्ब्स में से किसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा, ठीक। तो अब ब्राइटनेस जो होती है, ब्राइटनेस बल्ब की ब्राइटनेस विल बी प्रोपोर्शनल टू पावर कंजप्शन, यानी किसका पावर कंजप्शन ज्यादा उसी का ब्राइटनेस ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है जो बल्ब ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर तीनों बल्ब्स को आपने सीरीज में लगा दिया तो बताएं किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। चलो ऑप्शंस भी दे देते हैं आपको। यू हैव टू कंपेयर व्हाट, यू हैव टू कंपेयर ब्राइटनेस। सो कंपेयर ब्राइटनेस, ठीक। पहला ऑप्शंस, brightness of bulb first will be greater than second than third. Second options, brightness third का सबसे ज्यादा होगा, फिर second का होगा, फिर पहले बल्ब का, ठीक। Third options, brightness of first will be equal to brightness of second will be equal to brightness of third, ठीक है। Fourth options, brightness of first will be equal to brightness of second will be greater than brightness of third, ठीक। देखिए इन 4 ऑप्शंस को देख के बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपने बल्ब्स को किस में लगाया, आपने बल्ब्स को लगाया है सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस की करंट, तो सीरीज में करंट सेम रहेगा। तो यहां मान ले करंट आए, इसमें भी करंट आए, इसमें भी करंट आए, ठीक है। ये जो बल्ब्स हैं ये हमारे लिए रेजिस्टर्स हैं, दे एक्ट एज रेजिस्टर्स, ठीक है। तो जब इनमें करंट सेम, तो पावर के लिए ये रिलेशन देखें, P इक्वल टू I स्क्वायर R। अगर करंट हर एक केस में सेम तो पावर विल बी देन प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इस रिलेशन से कंपेयर करें, तीनों बल्ब में देखें जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट तो सबके लिए सेम है, जिसका रेजिस्टेंस बेटा ज्यादा होगा, ठीक है, उसका पावर कंजप्शन ज्यादा होगा। और अगर उसका पावर कंजप्शन ज्यादा हो गया तो उसका ब्राइटनेस भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, पहला बल्ब, दूसरा बल्ब और तीसरा बल्ब, रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला होता है V स्क्वायर बाय P, ठीक। तो पहले बल्ब के लिए अगर हम रेजिस्टेंस देखें, फर्स्ट बल्ब के लिए, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू देखें 220 वोल्टेज, सो उसका ये मैक्सिमम बियरेबल वोल्टेज इसके लिए 220 है, ठीक है। तो 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस देखें तो 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60। तीसरे बल्ब के लिए देखें रेजिस्टेंस तो 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। तो तीनों को देखें, तीनों बल्ब्स में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक है। रेजिस्टेंस उसी बल्ब का ज्यादा होगा जिसका रेटेड वाटेज यानी पावर, रेटेड पावर कम होगा, ठीक। तो यहां देख रेजिस्टेंस बल्ब थर्ड का सबसे ज्यादा, फिर बल्ब 2 का, फिर बल्ब 1 का, ठीक है। तो इस रिलेशन से कंपेयर अगर हम करेंगे, तीनों में करंट सेम है, ठीक। तो फिर पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो सीरीज में आप इस रिलेशन से कंपेयर करोगे। अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर ज्यादा होगा। तो बताएं किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, R3 ज्यादा, फिर R2, फिर R1, यानी इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक है। जब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा इससे और इसका इससे ज्यादा, तो इसका पावर कंजप्शन ज्यादा होगा, तो इसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा, ठीक है। तो 3 का ब्राइटनेस ज्यादा होगा 2 से, फिर 1 से। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, ठीक। तो सीरीज में बेटा उसी बल्ब का ब्राइटनेस ज्यादा होता है जिसका पावर वाटेज यानी रेटेड पावर जिसका कम होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे आप
सीरीज में लगा दोगे बल्ब्स को, जिस बल्ब का रेटेड वोल्टेज कम होता है उसका ब्राइटनेस ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और जब रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे आप सीरीज में, तो जो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो वो ज्यादा वोल्टेज भी कंज्यूम, वहां ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप भी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए फिर उसका पावर ज्यादा होगा। ठीक, ऐसे हम कंपेयर करेंगे इन केस ऑफ सीरीज। अच्छा, अगर तीनों का हम लगा देंगे पैरेलल में, पैरेलल में तो वोल्टेज सप्लाई सबको सेम मिलेगी। जब वोल्टेज सप्लाई सबको सेम मिलेगी तो उस केस में जिसका रेटेड पावर ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा। ठीक है, तो पैरेलल के केस में जिस बल्ब का रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज, ठीक है, ज्यादा होगी वो बल्ब का ब्राइटनेस ज्यादा होगा। लेकिन सीरीज में उल्टा होता है, सीरीज में लो वोल्टेज बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होती है। अब हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल होता है। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा अगर हमने हाई वोल्टेज बल्ब लगा दिया तो वो ज्यादा, उसकी ग्लोनेस ज्यादा ब्राइट होती है, उसमें वो ब्राइटनेस ज्यादा होती है। ठीक है, लो वोल्टेज में कम होती है। लेकिन हमारे घरों के अंदर जो कनेक्शन होते हैं बेटा वो पैरेलल होते हैं। ठीक, सीरीज के केस में लो वोल्टेज बल्ब का ब्राइटनेस ज्यादा। ठीक, 220 वोल्ट सप्लाई बल्ब मान लें, 110 वोल्ट 100 वाट, 110 वोल्ट 60 वाट। ठीक है, मान लो ये बल्ब आपके यूएसए के हैं, इनका रेटेड वोल्टेज देखें 110 वोल्ट और इसका 110 वोल्ट, यानी 110 वोल्ट से अगर ज्यादा मिला इनको तो ये फ्यूज हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो सीरीज में हमने लगा दिए, एक का पावर, रेटेड पावर 100 वाट, दूसरे का 60 वाट, इनमें से यहाँ 220 वोल्ट की सप्लाई लगा दी। ठीक, तो अब इनमें से देखना हमने कि कौन सा फ्यूज हो जाएगा। मान लें आपने यूएसए से दो बल्ब लाए, एक बल्ब आपका 100 वाट का है और एक 60 वाट का। ठीक, और जब यहाँ इंडिया में लगा दिए तो यहाँ घरों में सप्लाई होती है 220 वोल्ट की। अब देखना है इन दो बल्ब में से कौन फ्यूज होगा और कौन सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, ठीक, सो विच बल्ब विल गेट फ्यूज्ड। क्वेश्चन है आपके लिए, विच बल्ब विल गेट फ्यूज्ड। ठीक, पहला ऑप्शन, इनको नाम देते हैं, ये मान लो ए और ये मान लो बी। ए सेकेंड ऑप्शन, बी थर्ड ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। फोर्थ ऑप्शन मान लें ना, दो में से कोई नहीं फ्यूज होगा। ठीक है, ठीक, तो कैसे कर लोगे इस क्वेश्चन को, सोचें और बताएं इसका आंसर। देखो बेटा, एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको दूं, अगर हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं, ये मान लो 2 ओम रेजिस्टेंस और ये मान लो 2 ओम रेजिस्टेंस, और आपने यहां 10 वोल्ट की सप्लाई दे दी। ठीक, इक्वल रेजिस्टेंस है तो जो पोटेंशियल ड्रॉप इसमें होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप यहां भी होगा। तो यहां भी पोटेंशियल ड्रॉप 5 वोल्ट का होगा, यहां भी पोटेंशियल ड्रॉप 5 वोल्ट का होगा। अब अगर हम दो रेजिस्टेंस अनइक्वल ले लें, देखें ध्यान से, यहां मैंने एक 2 ओम लिया और ये 3 ओम ले रहा हूं। ठीक, तो वोल्टेज सप्लाई मान लें 10 वोल्ट। ठीक, तो करंट कितना होगा 10/5 यानी 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट इसमें भी और 2 एम्पियर करंट इसमें भी बेटा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं, करंट इनटू रेजिस्टेंस, यहां हो गया 2 × 4 वोल्ट और यहां हो गया 2 × 3 6 वोल्ट। ठीक, तो अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल ड्रॉप इक्वली हो जाता है, अनइक्वल रेजिस्टेंस है तो फिर जो रेजिस्टेंस ज्यादा वहां ड्रॉप ज्यादा होता है। तो यहां देखें, पहले केस में 5 वोल्ट इक्वली डिवाइड होता है। जो ही अनइक्वल रेजिस्टेंस हमने लगा दिए तो जो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसमें पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाइड के हाफ से ज्यादा होता है। देखें, अप्लाइड 10 वोल्ट, इसका हाफ 5 वोल्ट, तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप 5 वोल्ट से ज्यादा हो गया। ठीक, आप सोचें फिर यहां दो बल्ब ए और बल्ब बी, ठीक है, दोनों 110 वोल्ट, ये 100 वाट, ये 60 वाट, बताएं रेजिस्टेंस किसका ज्यादा, तो जिसका रेटेड पावर ज्यादा होता है। ठीक है, यहां से रेजिस्टेंस हम रेजिस्टेंस V²/P यहां से लिखते हैं हम रेजिस्टेंस का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए बी का रेजिस्टेंस ज्यादा कि ए का रेजिस्टेंस ज्यादा, इस फॉर्मूला से जाहिर सी बात है इसका पावर, रेटेड पावर कम है, रेटेड पावर कम तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो यहां इस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा और इस बल्ब का रेजिस्टेंस कम। ठीक है, तो अनइक्वल रेजिस्टेंस हो गए। जब अनइक्वल रेजिस्टेंस होता है तो फिर जो अप्लाइड वोल्टेज है
हायर रेजिस्टेंस में अप्लाइड वोल्टेज के हाफ से ज्यादा ड्रॉप होता है, ठीक, और लो रेजिस्टेंस में अप्लाइड के हाफ से कम। अब ये रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए, ठीक, तो यहां फिर पोटेंशियल ड्रॉप होगा अप्लाइड के हाफ से ज्यादा। अप्लाइड कितना है बेटा 220, 220 का हाफ कितना हो गया 110, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप 110 से ज्यादा होगा। लेकिन ये इसका रेटेड वोल्टेज है ना, यानी ये बियर करेगा 110 ही, 110 से ज्यादा बियर नहीं कर पाएगा। यहां जब 110 से ज्यादा ड्रॉप मिला इसको तो इट विल गेट डैमेज्ड, इट विल गेट फ्यूज्ड, ठीक, तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो गया, लो वोल्टेज बल्ब, ठीक है, तो समझ आ गया ना लॉजिकली कैसे हम इसको आंसर देंगे। तो बल्ब बी विल गेट फ्यूज्ड, ठीक है, गुड। आइडेंटिकल बल्ब्स, आइडेंटिकल बल्ब्स, ठीक है, बल्ब आइडेंटिकल, ठीक, यानी बल्ब का रेटेड वोल्टेज, रेटेड पावर, बल्ब का रेजिस्टेंस सेम होगा हर एक बल्ब का, ठीक है, तो आइडेंटिकल बल्ब्स। मान लो आइडेंटिकल बल्ब्स आपके सर्किट में ऐसे लगे हैं, ये दूसरा बल्ब मान लेते हैं, ठीक, और ये यहां पे वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ये बल्ब 1 मान लो, इसको 2 मान लेते हैं, ये 3 एंड दिस इज 4, ठीक। अब आपसे पूछा, ध्यान से देखें, किसका पावर कंजप्शन, कौन से बल्ब का पावर कंजप्शन ज्यादा होगा। बल्ब तो आइडेंटिकल है, जब मैं आइडेंटिकल बल्ब कहूं आपको तो इनको ट्रीट क्या करें आइडेंटिकल रेजिस्टर्स की तरह, यानी जो इसका रेजिस्टेंस होगा वही इसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, फिर इसका भी वही रेजिस्टेंस, इसका भी वही रेजिस्टेंस, तो 4 रेजिस्टर्स मान लें आपके सर्किट में ऐसे, ठीक, ये R, ये R, ये भी R, ये R और अप्लाइड वोल्टेज V मान लें, ठीक है, तो इनको कन्वर्ट क्या करो रेजिस्टर्स में, आइडेंटिकल बल्ब्स मैंने बोला है तो इक्वल रेजिस्टर्स, ठीक। अब देखना हमने कि किस में पावर ज्यादा होगा, ठीक है, चलो ऑप्शंस दे दें आपको, बताएं, पावर 1 का ज्यादा होगा 2 से, क्योंकि बल्ब ये पहले लगा हुआ है, इसका ज्यादा होगा 2 से, फिर 3, फिर 4, क्या ये ऑप्शन सही है, ठीक है, हम कंपेयर कर रहे हैं पावर, तो सेकंड केस P1 will be greater than P2 will be greater than P3 equal to P4, ठीक, थर्ड ऑप्शन है P1 greater than P2 equal to P3 equal to P4, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन दे देते हैं P1 P4 greater than P3 greater than P2 greater than P1, ठीक है, ये है आपके पास 4 ऑप्शंस। इस क्वेश्चन को देखें और बताएं कैसे हम समझे। तो अगर आप रेजिस्टेंस में करंट को कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो पावर के लिए रिलेशन होगा I²R। यहां अगर करंट अलग अलग भी होगी पर रेजिस्टेंस तो सबका सेम है, आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, तो फिर पावर विल बी प्रोपोर्शनल टू I², ठीक है, तो जहां आइडेंटिकल बल्ब्स हैं उन सबका रेजिस्टेंस सेम, अगर रेजिस्टेंस सेम है तो फिर पावर को कंपेयर करोगे करंट से, जिस बल्ब में आपका करंट ज्यादा उसका ब्राइटनेस फिर ज्यादा होगा, ठीक है, बल्ब तो आइडेंटिकल है, जिसमें रेजिस्टेंस सबका सेम होगा, फिर हम कंपेयर करेंगे करंट से, जिस बल्ब में करंट ज्यादा उसका पावर ज्यादा होगा। तो ध्यान से देख, अगर बैटरी से कोई टोटल करंट आई निकल रही है तो वापस भी आई करंट आएगी, ठीक है, तो इस पहले बल्ब में, ये फर्स्ट बल्ब था, इसमें टोटल करंट आई गई, ठीक, फिर करंट यहां डिवाइड होगा इसमें और इसमें, ये R और ये 2R, ये रेजिस्टेंस ज्यादा यहाँ इस ब्रांच में रेजिस्टेंस कम, तो यहाँ जो करंट मान लो I1 गया और यहाँ करंट I2 गया, तो फिर I1 ज्यादा होगा I2 से, ठीक है, तो यानी टोटल करंट, अगर हम टोटल करंट देखेंगे ये सबसे ज्यादा, फिर इसी टोटल करंट ही डिवाइड हो गई, I1 फिर ज्यादा किससे, I2 से, ठीक है, तो इस बल्ब में टोटल करंट फ्लो हो रही है, ठीक, तो इसका फिर ब्राइटनेस ज्यादा होगा, इस रिलेशन से अगर कंपेयर करेंगे इसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा, फिर इसमें करंट ज्यादा, इसके बाद, ठीक है, तो फिर इसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा, किन से, इन से, ठीक है,
इन दो में तो सेम करंट, क्योंकि ये दो तो सीरीज में लगे हैं, इनमें करंट सेम, ठीक, तो फिर इन दो का पावर सेम होगा। सबसे ज्यादा इसका होगा, इसके बाद फिर 2 का होगा, 2 का ज्यादा होगा इनसे, लेकिन 3 और 4 का बराबर होगा। ठीक है, तो देखें कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। ठीक, सो दिस इज आंसर टू योर क्वेश्चंस। ठीक, गुड। ठीक है, तो देखें ध्यान से बेटा। हाँ, ये क्वेश्चंस में 3 आइडेंटिकल बल्ब्स दिए हुए हैं, यहाँ एक की लगी हुई है, और आप क्वेश्चन में पूछा व्हाट हैपेंस टू ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए एंड बी इफ की के इज ओपन। अगर इस की के को हम ओपन करें तब ए और बी के ब्राइटनेस को क्या होगा। पहले देखें की क्लोज्ड है, ठीक, तो तीनों बल्ब्स ग्लो कर रहे हैं। जब इस की को ओपन करोगे, ठीक, तो ये की को ओपन कर दिया, मानिए ये बल्ब हट गया, फिर 2 ही बचे। इसको हटाने से इनके ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, इनका ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, इनका ब्राइटनेस कम होगा, कि एक का ब्राइटनेस बढ़ जाएगा और एक का ब्राइटनेस कम होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। तो पूछा आपसे व्हाट हैपेंस टू ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए एंड बी इफ की के इज ओपन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखें पहले हम क्लोज ही रखेंगे की को, ठीक, की को क्लोज रखेंगे तो देखेंगे क्या पावर कंजप्शन इनमें कितना। ठीक, ये आइडेंटिकल बल्ब्स है बेटा, आइडेंटिकल बल्ब्स को हम इनको रेजिस्टेंस से लिखा करो समझने के लिए। ठीक, तो ये रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस यहां पे लगा हुआ है। ठीक, ये मान लो आर, ये भी आर और ये भी आर, आइडेंटिकल बल्ब्स हैं। ठीक, तो ये तो पैरेलल में आर और आर बाई 2 पैरेलल में है। ठीक है, आर बाई 2 प्लस आर, तो 3R/2 टोटल रेजिस्टेंस आ गया। तो बताएं टोटल करंट कितना होगा। टोटल करंट होगा अप्लाइड वोल्टेज V डिवाइडेड बाय 3R/2, 2 ऊपर चला गया। ठीक, सो दिस इज करंट। ये करंट बैटरी से फ्लो होगी कितना, 2V/3R। ये करंट यहां पहुंचने के बाद फिर डिवाइड होगी, ये भी आर तो इक्वली डिवाइड होगी। ठीक, तो ये कितना होगा फिर V/3R, और ये करंट भी V/3R। तो इन दो में तो करंट सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है, तो इनका पावर कंजप्शन ज्यादा होगा, यानी इनका ब्राइटनेस, इनका पावर कंजप्शन इक्वल होगा। ठीक है, तो इनका ब्राइटनेस सेम रहा होगा। अब देखें ध्यान से, यहां इसमें पावर ज्यादा तो इसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा। अगर हम देखेंगे पावर इन दिस फर्स्ट ए बल्ब, तो पावर के लिए क्या फार्मूला लिखेंगे हम, I² R। ठीक, तो देखें I² यानी 4V²/9R², फिर एक R कैंसल, तो बनेगा 4V² डिवाइडेड बाय 9, 4V² डिवाइडेड बाय 9R। ठीक है, यानी ये कितना पावर कंज्यूम करेगा। ठीक, तो अब देखें ध्यान से, सो दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 9 कितना हो गया, 0. almost 44, then V²/R। ठीक, ये कैलकुलेट किया हमने कि इसमें पावर कितना होगा। अब देखें इन दो रेजिस्टर्स में तो इक्वल होगा, यानी ये बल्ब था B और ये C, बल्ब B का जो पावर होगा वही बल्ब C का होगा। ठीक, और इनमें करंट कितना V/3R, इसमें भी करंट V/3R, तो करंट स्क्वायर यानी V² डिवाइडेड बाय 9R² इनटू R लिखोगे तो ये होगा इसमें पावर। ठीक, सो 1/9 इज ऑलमोस्ट इज 0.1 V²/R। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लिख दिया हमने। ठीक, तो दिस इज पावर इन बल्ब बी एंड बल्ब सी। अब अगर इस बल्ब को हम हटा दें, ये रिलेशन आप याद रखें। ठीक है, तो इसमें ए में कितना पावर था और इन दो में कितना पावर कंजप्शन था। अब अगर इस वाले बल्ब को हम हटा दें, ठीक, चलो यहां दिखा देते हैं, यानी कि जब मैंने ओपन कर दी तो ये बल्ब हट गया, इस बल्ब को हटा दें, अब 2 ही रेजिस्टेंस बचे हमारे पास, एक रेजिस्टेंस ये बचा यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस ये बचा, ये R और ये R। अब देखें अब करंट कितना होगा, अब रेजिस्टेंस 2R हो गया, तो करंट होगा V बाई रेजिस्टेंस 2R, तो इसमें भी यही V/2R। ठीक, अब अगर हम लिखें इन दोनों के लिए तो पावर सेम होगा, बल्ब A था ये और ये बल्ब B था, यानी अब बल्ब A का जो पावर होगा वही बल्ब B का होगा, क्योंकि दोनों में अब करंट सेम है।
ठीक है, वो दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे आप, करंट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। अब कितना है करंट, अब है V बाई 2R, ठीक, स्क्वायर लोगे इंटू R, ठीक, सो दिस इज V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4R, सो दिस इज 0.25 V स्क्वायर बाई R। देखें जब तीनों बल्ब्स थे तब पहले ए बल्ब में कितना पावर था, 0.44 V स्क्वायर बाई R, अब कितना हो गया 0.25 V स्क्वायर बाई R। ठीक है, तो जब एक हटा दिया हमने तो इस वाले बल्ब का पावर जो है वो कम हो गया, तो जाहिर सी बात है ब्राइटनेस प्रोपोर्शनल टू पावर होता है, इसका ब्राइटनेस भी कम होगा। ठीक है, तो इसका ब्राइटनेस कम होगा। अब इसमें देखें, इसमें और इसमें कितना पावर था, 0.1 V स्क्वायर बाई R इस वाले बल्ब में। ठीक है, अब कितना हो गया 0.25 V स्क्वायर बाई R, यानी इसका बढ़ गया। ठीक, तो ऑप्शंस में हमने क्या लिखना था, बल्ब ए का ब्राइटनेस कम होगा और बल्ब बी का ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये तो मैंने आपको ऐसे दिखा दिया। ठीक है, सो